स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है लर्न विद आदर्श वाजपेयी के चैनल पर। यहाँ पर हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है क्लास 10th हिस्ट्री की सीरीज, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता है बुक से। इसीलिए पहला चैप्टर आज हम हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, विच इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट है, इस यूरोप कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ ये हम लोग देखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि वर्ल्ड को कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, इसी तरीके से ये जो हमारी स्टोरी होगी ये यूरोप कॉन्टिनेंट की होगी, और यूरोप कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ ये हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर को कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, देन हम वन बाय वन यूनिट को कवर करते चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, इसमें हम सबसे फर्स्ट यूनिट जो हमारी होगी वो होगी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहली हेडिंग में हम लोग देखेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये हम लोगों की पहली यूनिट होगी इस चैप्टर में। सबसे पहले हम इसी यूनिट को कवर करेंगे, और इस यूनिट में हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आने के बाद ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया कैसे पूरे यूरोप में एक्सपैंड हुआ, और उसके बाद पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की डिमांड उठने लगी, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म आने लगा। हम सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझेंगे, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये नेशनलिज्म का आइडिया कैसे पूरे यूरोप में स्प्रेड हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ, नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म बना। उसमें जो थर्ड स्टेट हुआ करता था, मिडिल क्लास हुआ करता था, उसकी क्या इंपॉर्टेंट थी ये देखेंगे हम लोग, कि कैसे नेशनलिज्म यूरोप में बना, उसमें किस सोसाइटी का क्या रोल हुआ करता था, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी, एरिस्टोक्रेट्स कौन हुआ करते थे, पीजेंट्री कौन हुआ करते थे, और एक नया क्लास हम पढ़ेंगे न्यू मिडिल क्लास, वो कैसे बनकर आता है यहाँ पर। उसके बाद थर्ड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इसके बाद हम देखेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन ये यूरोप की हिस्ट्री का एक टाइम पीरियड हुआ करता था। ये टाइम स्टार्ट होता है 1830 से और ये टिल 1848 तक चलता है। इसी टाइम पीरियड में यूरोप में बहुत सारी कंट्रियां हैं, उन कंट्रियों में नेशनलिज्म आता है और कंट्रियों में इंडिपेंडेंस मिलती है। इसी टाइम पे हम देखेंगे पोलैंड में इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, इसी टाइम पर हम देखेंगे बेल्जियम में इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, इसी टाइम पर हम देखेंगे ग्रीक में इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। बहुत सारी कंट्रियां हैं जिसमें इसी टाइम पीरियड पर हमें इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है, और इंडिपेंडेंस के साथ में हम देखेंगे कि 1848 आते आते कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, हंगर हार्डशिप जैसी समस्याएं भी आ जाती हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ, इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा द मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी कंट्री का आपने नाम सुना है 9th में ही। इटली, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, इन तीन कंट्रियों का हम फॉर्मेशन देखेंगे, इन तीन कंट्रियों की क्या प्रॉब्लम थी, और एज ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद और इन कंट्रियों में क्या क्या चेंजेस हुए। उसमें कंट्री हमारी जर्मनी होगी, उसमें हमारी कंट्री इटली होगी, और उसमें हमारी थर्ड कंट्री जो होगी वो ग्रेट ब्रिटेन होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा वो होगा विजुअलाइजिंग, नेक्स्ट टॉपिक होगा विजुअलाइजिंग द नेशन, कि हर एक कंट्री में जब इंडिपेंडेंस आ जाती है तो हर एक कंट्री को कैसे विजुअलाइज किया जा रहा है उस कंट्री के नेशन को, जिसे विजुअलाइज करने के लिए एलेगोरी का यूज किया जाता है, जो कंट्री में एक तरीके से नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी का हम एक पार्ट देखेंगे जिस पार्ट को बोला जाता है बाल्कन्स टेंशन। बाल्कन्स रीजन क्या हुआ करता था और वहां की क्या टेंशन थी, या जिसे हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। ये टॉपिक, जिस टॉपिक में हम पढ़ेंगे होगा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, और हम ये देखेंगे कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म इन दोनों टॉपिक्स में डिफरेंट क्या क्या है। फाइनली हम चैप्टर को इतने सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये भी विजुअलाइजिंग द नेशन का ही एक पार्ट होगा, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमें पहले टॉपिक में क्या बताया गया है। जो हम पहला टॉपिक देख रहे हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सबसे पहले इस पहले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या बताया गया और क्या क्या समस्याएं हुआ करती थी फ्रांस में, जिससे नेशनलिज्म आया वहां पर। तो सबसे पहले देखिए 9th में आप कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसमें से द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ये हम लोगों के चैप्टर का पहला टॉपिक है, इसे हम फिर से समझने जा रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में किंग कौन हुआ करता था,
फ्रांस में किंग हुआ करता था लुइस 16। और उस टाइम पर जो सोसाइटी डिवीजन था वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस तरीके से स्टेट्स में हुआ करता था। यहाँ पर जो राइट दिए गए थे वो फर्स्ट और सेकेंड को ही दिए गए थे, थर्ड स्टेट को किसी भी तरीके के राइट नहीं दिए गए थे। जो टैक्स पे करने पड़ते थे वो थर्ड स्टेट टैक्स देते थे फर्स्ट स्टेट को, या थर्ड स्टेट टैक्स दिया करते थे किसे, किंग को। यहाँ पर जो थर्ड स्टेट था उसके साथ एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, जिसमें फार्मर्स हुआ करते थे, कुछ बिजनेसमैन हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे। इस तरीके से थर्ड स्टेट सोसाइटी में फर्स्ट और सेकेंड से अलग था। होता यह है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और लुइस 16 के पास पैसे की कमी आती है, और लुइस 16 कहता है हम टैक्स इंक्रीज करेंगे, और टैक्स पे कौन करता था, थर्ड स्टेट पे करता था। और वहीं से थर्ड स्टेट नाराज हो जाता है इस बात से, और वो लोग टैक्स पे करने से मना कर देते हैं। और फाइनली हम लोग देखते हैं फ्रांस में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, और इन्हीं बेस पर 14 जुलाई, याद रखिएगा डेट, 14 जुलाई 1789 को इस डेट पर फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है। इसी रिवॉल्यूशन को बोला जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसी रिवॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में मेजर चेंजेस आते हैं। तो ये रिवॉल्यूशन जो हुआ करता था फ्रांस का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। इसी रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस की जो भी नाइबर कंट्री हैं, उन कंट्रियों में इस रिवॉल्यूशन और इस नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड किया जा रहा है कि हमारी कंट्री में नेशनलिज्म आ गया, आपकी कंट्री में भी नेशनलिज्म आना चाहिए। जो फ्रांस की आर्मी है वो दूसरी कंट्रियों में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप करने की बात कर रही है, अपने इस नेशनलिज्म के आइडिया को क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है। अब हम ये देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सोसाइटी में मेजर चेंजेस क्या क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि बदलाव क्या क्या हुए। रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिवॉल्यूशन के बाद जो चेंजेस आए वो चेंजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कि रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं, रिवॉल्यूशन के बाद क्या चेंज है, पहले जो प्रॉब्लम थी क्या उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया गया है या नहीं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फ्रांस कंट्री में ला पैट्रियाई और ली सिटियन, ये दो टर्म बनाए गए, ये दो स्लोगन एक तरीके से बनाए गए। देखिए इनकी मीनिंग क्या है। ला पैट्रियाई का मतलब पितृभूमि की तरीके से फ्रांस को बोला गया कि फ्रांस हमारे पिता के समान है। और ये दूसरा जो पॉइंट था स्लोगन तरीके से जिसे बोला गया ली सिटिजन, इसका मतलब हुआ हम वहां के नागरिक हैं। कहीं ना कहीं ये जो टर्म हम देख रहे हैं ये नेशनलिज्म को स्ट्रांग करने के लिए बोला जा रहा है, ला पैट्रिया ली सिटिजन, कि हम फ्रांस हमारे पिता के समान हैं और हम यहाँ के क्या हैं, नागरिक हैं। एक ये बड़ा चेंजेस हुआ करता था। दूसरा चेंजेस क्या हुआ करता था, यहाँ पर जो स्टेट जनरल हुआ करता था, स्टेट जनरल को चेंज कर दिया गया नेशनल असेंबली में। स्टेट जनरल को किसमें चेंज कर दिया गया, नेशनल असेंबली फॉर्म कर दी गई। स्टेट जनरल को हटा दिया गया, नेशनल असेंबली फॉर्म कर दी गई। ये भी बड़ा चेंज था। इसके साथ में फ्रांस में क्या कर दिया गया, ट्राई कलर का फ्लैग बना दिया गया। किस तरीके से फ्लैग बना दिया गया, ट्राई कलर का फ्लैग बना दिया गया। अब देखिए पहले की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम खत्म कर रहे हैं, ला पैट्रिया ली सिटिजन टर्म ला रहे हैं, स्टेट जनरल को हटा दे रहे हैं और हमने क्या बना दिया, नेशनल असेंबली बना दी। ट्राई कलर का हमने क्या कर दिया, एक तरीके का एक फ्लैग बना दिया। ये हम चेंजेस देख रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अब इस टाइम पर क्या हो रहा है, ये चेंजेस आ रहे हैं जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। इस तरीके के फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस हुआ करते थे, बट चेंजेस के बाद में भी कुछ समस्याएं हुआ करती थी। जैसे अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो हुआ क्या, 1804 में नेपोलियन आ गया और नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्परर बना दिया 1804 में। और इसके साथ में 1804 में नेपोलियन खुद एम्परर तो बन ही गया, उसके साथ में जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किए, जो भी अपनी कंट्री में चेंजेस किए 1804 में, उन चेंजेस को ही हम फ्रांस की हिस्ट्री में सिविल कोड बोलते हैं। उन चेंजेस को ही क्या बोला जाता है, सिविल कोड। एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, सिविल कोड इज आल्सो नोन एज। तब सिविल कोड को नेपोलियन ने बनाया था, इसीलिए हम सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। सिविल कोड को हम क्या कहते हैं, नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। ये 1804 में बनाया गया था, ये 1804 में बनाया गया था। अब इसमें क्या किया जा रहा है, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ट्रेड बैरियर्स हैं स्टेट टू स्टेट, उन ट्रेड बैरियर्स को एबोलिश किया जा रहा है। इसके साथ में जो वेट और मेजरमेंट का सिस्टम है, उस वेट और मेजरमेंट के सिस्टम को भी क्या किया जा रहा है, और इंप्रूव किया जा रहा है पहले से।
और इसके साथ में जो करेंसी है फ्रांस में, यूरोप में जो भी उस रीजन में करेंसी है, उन्हें यूनिफाई करने की बात की जा रही है, क्योंकि नेशन स्टेट की बात की जाती है तो करेंसी का यूनिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि करेंसी डिवाइड होनी चाहिए अलग अलग पार्ट में। इसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करता था वो ये था कि नेपोलियन ने अपने सिविल कोड में बताया कि बर्थराइट नहीं होने चाहिए, जो जन्मसिद्ध अधिकार होते हैं लोगों के पास कि किसी के पिता किंग है तो वो भी किंग बन जाएगा। नेपोलियन ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बर्थ राइट को भी नेपोलियन ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया, पूरी तरीके से क्या कर दिया, हटा दिया। इसके साथ में उस टाइम पर सोसाइटी में सर्फडम सिस्टम, फार्मर से रिलेटेड, और फ्यूडल सिस्टम, ऐसे सिस्टम हमें देखने को मिल रहे थे। सर्फडम सिस्टम और फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया पूरी तरीके से। इसीलिए हम देखते हैं सर्फडम सिस्टम को हटाने के बाद एक नया क्लास बनता है जिसे हम न्यू मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। इस तरीके से जो भी रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को इंप्रूव कर देना, और इसके साथ में ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी अच्छा कर दिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी क्या कर दिया, पहले से बेटर कर दिया। अब हम इस तरीके के पॉइंट देखें तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट पॉजिटिव एक ही तरीके से हमें समझ में आते हैं, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि अभी हम देखेंगे 1815 में नेपोलियन का वार हुआ कुछ कंट्रियों से, जिसे बैटल ऑफ वाटरलू बोलते हैं। सिविल कोड में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड में कि नेपोलियन के ड्रॉबैक क्या हुआ करते थे, नेपोलियन की क्या कमी हुआ करती थी जिससे नेपोलियन डिफीट भी हो गया, क्योंकि बड़ा किंग हुआ करता था। नेपोलियन ने बहुत सारी कंट्रियों को कैप्चर कर रखा था यूरोप में, और क्या ड्रॉबैक हुआ करते थे। इसीलिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, ड्रॉबैक ऑफ सिविल कोड या ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन, ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन पढ़ते हैं। ठीक है, नेपोलियन से क्या ड्रॉबैक हुआ करते थे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक देखिए क्या था, नेपोलियन ने टैक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं रिवेन्यू कम आ रहा था। रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए कि हमारे पास पैसा ज्यादा हो जाए, इसलिए नेपोलियन ने क्या किया, अपनी सोसाइटी में टैक्सेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए थे। और जो दूसरा और इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लेते हैं, जो ड्रॉबैक हुआ करता था वो था सेंसरशिप को अप्लाई करना। सेंसरशिप क्या होता है आप समझिए, सेंसरशिप किसे बोलते हैं। सेंसरशिप होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया, रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया। जब हम मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देते हैं, इसी रिस्ट्रिक्शन को क्या बोला जाता है, सेंसरशिप बोला जाता है। नेपोलियन ने मीडिया पर, न्यूज पर एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया, इसी रिस्ट्रिक्शन को क्या बोला जाता है, सेंसरशिप बोला जाता है। ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया जा रहा था जिससे कंट्री के जो भी लोग हैं वो नेपोलियन को अपोज ना कर पाए, और नेपोलियन एक गुड मैनर में फ्रांस में रूलिंग कर पाए और उसे कोई भी अपोज ना करे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि रूलर अच्छा रूलर तभी होगा उसे जितना ज्यादा अपोज किया जाएगा। जब हम उसके गलत रूल्स को बताएंगे, गलत पॉलिसीज को बताएंगे, तभी वो अच्छे से फॉर्म कर पाएंगे नए रूल। लेकिन यहाँ पर नेपोलियन ने सेंसरशिप अप्लाई कर दी थी। इसके बाद फोर्सफुली ज्वाइन आर्मी, ये रूल बनाया था उसने कि सभी लोगों को फोर्सफुली क्या किया जा रहा था, आर्मी में ज्वाइन कराया जा रहा था। जो भी वहां के लोग हुआ करते थे उन्हें फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा था आर्मी में। आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्या किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था। तो ये कुछ ड्रॉबैक हुआ करते थे नेपोलियन के। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि नेपोलियन के क्या ड्रॉबैक हुआ करते थे, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मेजर चेंजेस क्या क्या है, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन चेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन, या नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड क्वेश्चन, या सिविल कोड बोल दिया जाए आपसे, नेपोलियनिक कोड ना बोला जाए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद चेंजेस, नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड, इस तरीके के जो भी टर्म है ये टर्म आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक होगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे बना यूरोप में, उसे पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे के वीडियो लगातार हम बनाते रहें। थैंक यू।